सन 47 में भारत की आजादी के पश्चात 45 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उन 45 वर्षों में जो व्यवस्था भारत में चल रही थी उसके एकदम उलट व्यवस्था उन 45 वर्षों के बाद प्रारंभ होती है। उसके आर्थिक व्यवस्था की यहाँ चर्चा हो रही है। आज हम इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि उन 45 वर्षों के बाद जो परिवर्तन भारत राष्ट्र ने देखा उसका पुरोधा कौन था, उसका प्रारंभ करने वाला कौन था, और वो कौन सी देह थी जिसका अवसान 2 दिवस पहले हुआ है और जिसको स्मरण करने के लिए, जिसकी प्रभा को, जिसकी आभा को महिमा मंडित करने के लिए और किसी प्रकार से क्या पता आलोचना करने के लिए ही सही हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। 10 साल का उनका कार्यकाल, और उन 10 वर्षों में भारत में क्या प्रगति हुई, क्या उन्नति हुई, क्या अपेक्षाएं रही होंगी, किन अपेक्षाओं पर वो खरे उतरे और किन पर नहीं उतरे, उन तमाम बातों को लेकर। और मैं जब प्रारंभ में इस कक्ष में प्रविष्ट हुआ तो पहला ही प्रश्न गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहते हैं। तो मन में मेरी एक ही बात थी कि जब वो 30 वर्ष के रहे होंगे तो तब मेरे पिता जन्मे थे, जब वो 60 वर्ष के हुए तो तब मैं जन्मा। 30 साल और 30 साल के साथ दो पीढ़ियां उन्होंने कब तक देख ली थी, जब तक मैं पैदा हुआ अपने जीवन से। जब वो पीएचडी कर रहे होंगे, पीएचडी कर चुके थे, तब तो मेरे पिता जन्मे। और उस समय का भारत जो उन्होंने देखा था आजादी से पहले का, 32 में पैदा हुए, 47 में आजाद हुआ, 15 वर्ष का वो जिए। उसके बाद 45 वर्ष जो मैं आपको बता चुका हूं आजादी के, जहां मैं पैदा होता हूं, और वहां से लेकर के अब तक की जो कथा व्यथा देश की व्यवस्था जो मैंने देखी है, उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स, हम यूपीएससी की तैयारी करते रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे आए हैं और किस व्यवस्था से होकर आए हैं, क्या भारत की स्थिति थी, क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कानून मंत्री हुआ करते थे उस समय पर $2 बिलियन मांगने पड़े थे, लेने पड़े थे अमेरिका को। हम उस समय इराक और अमेरिका युद्ध चल रहा था, वैश्विक स्तर पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था किसी युद्ध का, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार थे उन पर कैमरे लगे रहते थे, और उसके सापेक्ष जो है परिवर्तन तो प्रत्येक देश, प्रदेश और राष्ट्र सभी पर पड़ता ही है। वैश्विक स्थिति थी, उस स्थिति से बाहर निकाल कर लेके आने वाला व्यक्ति जब वित्त मंत्री बनता है सन 92 में, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, देश के हालात बदलते हैं। $246 बिलियन की इकोनॉमी आज $4 ट्रिलियन पर खड़ी है। इन 30 वर्षों का परिवर्तन इस व्यक्ति जिसका देहावसान 2 दिन पहले हुआ है, उनके लिए आज हम ये सुबह का जो सेशन है इसको समर्पित करते हैं और यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करते हैं कि समस्याएं कितनी विकट होती हैं और जीवन कैसे भी चल रहा होता है, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई किसी न किसी समय पर रास्ता निकल ही आता है। तो कोई रास्ता कभी कोई दे देता है, कोई दे देता है। 92 में देश के वित्त मंत्री के रूप में जब पदभार संभाला, वहां 91 में देश में, क्षमा चाहता हूं, पदभार संभाला तो राष्ट्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, खासकर आर्थिक रूप से। और उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए 96 तक का जो कार्यकाल और उसके बाद देश के प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल, उस पर परिचर्चा करते हुए आज आगे बढ़ेंगे। तो इसी विषय पर सबसे पहले मैं सिमरन राठौर, हमारी विद्यार्थी हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो इस पर प्रकाश डालें और आगे धीरे धीरे हम चर्चा करते रहेंगे। सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Good morning, everybody. Today I am here to enlighten some words regarding our honorable, renowned economist, technocrat, and India's 14th Prime Minister. The topic of mine is Dr. Manmohan Singh, the economist who shaped India's economic future. Dr. Manmohan Singh, a renowned economist, technocrat, and India's 14th Prime Minister, passed away on Thursday at the age of 92. Known for his role in shaping India's economic trajectory, Singh's legacy is deeply engraved in the history of modern India. He is an architect of India's economic reform in the 1990s, first entered politics during the critical economic crisis. In 1991, then Prime Minister P.V. Narasimha Rao appointed him as a finance minister. Together, they steered the country out of the balance of payment crisis and initiated liberalization policies that transformed Indian economy. Born on September 26, 1932 in Gah, a village of present-day Pakistan, Punjab province. After completing his initial education in Pakistan, he
He earned a first class honored degree in economics from University of Cambridge and DPhil from Nuffield College, Oxford. His academic brilliance laid the foundation of an illustrious career as an economist. Before entering politics, led several key positions including Economic Advisor to the Government of India, Chief Economic Advisor in Ministry of Finance, Deputy Chairman of the Planning Commission and Governor of the RBI. He also served as Secretary General of the South Commission and Chairman of the University Grant Commission, earning a reputation for integrity and competence. He became India's first Sikh Prime Minister, sworn in by the then President APJ Abdul Kalam. He went on to lead the Congress United Progressive Alliance government of 2 terms from 2004 to 2014. During his tenure, Singh government implemented landmark initiatives such as Manrega and RTI Act. His first term was also marked by his unwavering commitment to the Indo-US civil nuclear deal. Despite strong opposition from left parties within his coalition, Singh stood firm even at the risk of his government collapsing, ultimately securing a historic agreement that ended India's nuclear isolation. However, Singh's second term was overshadowed by allegations of corruption, including 2G spectrum, Commonwealth game, and coal block allocation scam. These scandals, coupled with a precise policy paralysis, tarnished his government image. Despite these challenges, Singh's contribution as an economist and a leader remained unparalleled. His tenure saw strong GDP growth averaging 8.5%, and his personal commitment of maintaining peaceful ties with Pakistan helped stabilize bilateral relations. Over the years, Singh received numerous rewards, including Padma Vibhushan in 1987 and honorary degrees from prestigious institutions like Cambridge and Oxford and much more. Last but not least, I want to highlight one of the quotes, that is, a loser is one who has given up on his dreams. So as long as you trying, you haven't lost yet. Thank you. थैंक यू सिमरन, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक जीवन में आता है सबसे पहले, तो उससे शुरुआत में तो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रहती हैं, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति जब इस टाइटल के साथ आता है कि वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा ज्ञान है, 2 PhDs हैं, तो 1971 में जब पहली बार सार्वजनिक जीवन में आए तो उनसे अपेक्षाएं जाहिर सी बात है रही होंगी, है ना। धीरे धीरे अब आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को ऐसे समय पर देश के सबसे बड़े पद पर आसीन किया जा रहा है। पहले वो आर्थिक सलाहकार थे, चंद्रशेखर जब सरकार थी 1991 में चंद्रशेखर की सरकार गिर गई तो आर्थिक सलाहकार पद से हटा दिया गया। अब बोला कहाँ भेजें। उससे पहले वो 82 के आसपास जो है भारत के RBI के गवर्नर रह चुके थे। इसका मतलब है कि उनकी प्रतिभा से सब लोग जो है वाकिफ तो थे। 91 में सरकार गिरती है, सरकार गिरी तो अब आर्थिक सलाहकार थे, कहा कि इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ दिस द नेशन। तो UGC में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है ना, UGC जिसे कहते हैं, उसमें अध्यक्ष का पद खाली था। तो कहा कि चलो वहां भेज देते हैं, तो कुछ दिन वहां भेजे। फिर आप जानते हैं नरसिम्हा राव की सरकार है, फिर कॉलअप किया गया। देश का सोना गिरवी है। स्थिति ऐसी है कि अगर बहुत जल्दी कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति डामाडोल हो सकती थी। ऐसी स्थिति में देश को बाहर निकालने के लिए वही अगेन सबसे बड़ा योगदान तो उनका यही माना जाएगा, जहां तक मेरी दृष्टि पहुंचती है, कि LPG रिफॉर्म्स अगर नहीं आते इस समय लाइसेंस राज अभी भी चल रहा होता। बहुत बड़ी समस्या थी। वही बात है ना कि जैसे जब शुरू हुआ तो लोगों को ज्ञान हुआ कि दूरदर्शन ही नहीं है, GTV पे भी हम सारे गांवों का देख सकते हैं, है ना। पहले चित्रहारी तो देख रहे थे आप,
दूरदर्शन पे एक ही चैनल था। लेकिन जब एलपीजी आया, रिफॉर्म्स आए, तो उससे उदारीकरण बढ़ा, उसे निजीकरण आया। निजीकरण आया तो आपके पास ऑप्शंस खुले। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चित्रकार देखने वाले लोगों के पास अब जी टीवी पर सारे गाँव में बात देखने का ऑप्शन खुल गया था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और राहुल देव को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो आए और अपनी बात रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित किया। और मेरी श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह की दिवंगत आत्मा के लिए है। तो ये मेरे परिवार की ओर से, मेरे सहपाठियों की ओर से उनके लिए ये स्पीच एक श्रद्धांजलि है। ये स्पीच उनके कार्यों को बखान करती है कि आज हमने किस आदमी को खोया है। ये देश उनके कार्यों को हमेशा याद करता रहेगा। अपने स्पीच को की शुरुआत में मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो समाज में बैठा है, उसने एक शिक्षक से पूछा, किसी ने शिक्षक से पूछा कि आप क्या करते हो। एक व्यक्ति ने शिक्षक से पूछा कि आप क्या करते हो। शिक्षक खड़ा उठा और उसने कहा कि मैं सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ। मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ और नवसिखिए परिंदे को मैं बाज बनाता हूँ। ये नवसिखिया परिंदा वही भारत देश है जो 1991 में अपने आर्थिकी से जूझ रहा था। उनके द्वारा लाई गई एलपीजी रिफॉर्म, जैसे सर ने बताया, उनके द्वारा लाई गई एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण ही आज भारत देश दुनिया में 5वें स्तर की अर्थव्यवस्था बना है तथा तीसरे स्तर की पीपीपी परचेसिंग पावर प्रायोरिटी में तीसरे स्थान को प्राप्त किया है। मैं ये मानता हूँ कि जीवन की जीवंतता इसी चीज में है कि यदि व्यक्ति को तो हम भूल सकते हैं। आई थिंक हम कोई भी बड़े से बड़ा शख्सियत होता है उसे हम भूल सकते हैं, परंतु अगर हम उसके विचारों, अगर हम उसके कार्यों पर निरंतर ध्यान देते रहें तो आई थिंक जीवन की जीवंतता को लगातार बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। निश्चित रूप से तुमने जो बात रखी है उन पे गौर किया जाना चाहिए कि जब व्यक्ति जीवित रहे और जीवित रहते हुए उनके कार्यों का सम्मान, उनके प्रति समर्पण और उनकी जीवंतता को बनाए रखने का प्रयास निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि व्यक्ति के गुजरने के बाद भी अगर उसके जीवन के किए हुए कृत्यों को स्मरण किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य अवश्य किया है कि उसके दिवंगत होने के बाद भी हम उन्हें स्मरण रख रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक बात और बताता हूं। जो 5 विशेष उपलब्धियां आपने बताई, उनके साथ साथ एक और उपलब्धि भी है कि न्यूक्लियर डील तो हुई। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। सन 2005 से बात शुरू चल रही थी और ये न्यूक्लियर डील होने के पीछे कई कारण हैं। कई बार जो है सरकार को, मनमोहन सिंह साहब को विरोध भी झेलना पड़ा। वामपंथी दलों ने अपने समर्थन हटा दिया था। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे इस समय, उनके भी इसमें थोड़ा सा रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है इस प्रकार के परिदृश्य के लिए तैयार थे और चाहते थे कि भारत में इस प्रकार का परिवर्तन आए और इस प्रकार का नीति जो है फॉलो की जाए भारत में। तो 18 जुलाई 2005 को जब डब्ल्यू बुश के साथ मीटिंग हुई थी, उसकी परिणति 2008 में आई। 2008 का दौर अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा तो नहीं था। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो वैश्विक मंदी जो चली, आर्थिक मंदी अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रभावित करी। रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर उनका डूबने वाला था। उस दौर में भी भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने दिया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का प्रभाव था कि भारत पर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा और वैश्विक स्तर पर इस बात की उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा नम्रता पाठक हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे और हम इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। आज मैं यहाँ हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी के दिवंगत अवसर पर हम यहाँ आपके बीच उनकी कुछ कृतियों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। माननीय श्री मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए आपूर्ति की क्षति है। इसको हम भविष्य में पास्ट में कभी इसे हम पूर्ण नहीं कर सकते। और उनका जन्म जैसा हम जानते हैं कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 में हुई। और वे अपने जीवन के 33 वर्ष
जो बहुत महत्वपूर्ण रहे, अपने राजनीतिक कार्यकाल को देश को दिया और व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया। ऐसे महान व्यक्ति को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे भारतीय राजनीति के दिग्गज और एक दूरदर्शी राजनेता थे। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है, या हम अगर उनको शब्दों में पिरोए तो इनका ये अपमान होगा, पर हम अपने शब्दों में कह जरूर सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर से लेकर के देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कठिन समय के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका जीवन राजनीतिक का सफर 1990 के दशक से शुरू होता है। 1991 में पहली बार वो राज्यसभा में पहुंचे थे और 1991 से 96 के बीच में भारत के वित्त मंत्री पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने भारत की जो बागडोर अपने हाथों में ली और बहुत अच्छे से उसका निर्वहन किया। जैसा आप सभी ने बताया कि उन्होंने एलपीजी का जी भी हमारे देश में लाए, इससे हमारे देश को एक खुली अर्थव्यवस्था मिली। 1991 में नरसिंह राव की सरकार में भारत के वित्त मंत्री के रूप में भारत में आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार के रूप में उन्हें जाना गया। एक महत्वपूर्ण परिचय के माध्यम से समृद्धि के लिए भारत के रास्ते खोले और एक खुली अर्थव्यवस्था को उन्होंने नई अर्थव्यवस्था की नींव रखी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र राष्ट्र के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें 2 बार चुना गया, या एक कह सकते हैं गौरवपूर्ण बात रही है। ऐसे महान नेता को, जो भारत के लोकप्रिय नेता है, उन्हें मैं पुनः दोबारा नमन करती हूँ और मैं अपनी वाणी को इससे विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल टीचर एंड रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। आज मैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व और भारत में उनके योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभूतपूर्व विकास व वृद्धि का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7% रही और लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई। डॉक्टर सिंह के भारत के विचार के मूल में सिर्फ उच्च विकास ही नहीं, अपितु समावेशी विकास भी निहित था। भारत का विचार या विश्वास उन विधेयकों को पारित करने में ही निहित था जिन्होंने नागरिकों को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार और काम का अधिकार सुनिश्चित किया। डॉक्टर सिंह की अधिकार आधारित क्रांति ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। अभूतपूर्व विकास व समृद्धि की यह कहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री काल की कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुई। जुलाई 1991 में डॉक्टर सिंह ने अपने बजट भाषण का समापन कुछ इस प्रकार किया। दुनिया की ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। मैं इस सम्मानित सदन को यह सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब में हुआ था। उन्होंने 1952 और 1954 में स्नातक और प्राय स्नातक की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में प्राप्त की। उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना आर्थिक ट्रिपोस पूरा किया। इसके पश्चात उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 व फिर 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में पद्म विभूषण, 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार, 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंह को उनके विनम्र स्वभाव और उनकी मृदुभाषी व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है और वह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने न केवल उनकी छलांगों, उनकी सीमाओं के लिए याद रखा जाएगा, वरन उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि
एक विचारशील व ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी उन्हें याद रखा जाएगा। Good morning, sir, and all my dear batchmates. Let's talk about or discuss Dr. Manmohan Singh as a person and personality. A distinguished economist, scholar, and a statesman, served as 13th Prime Minister of India from 2004 to 2014, born on 26 September 1932. He is widely regarded as one of the architects of India's economic reform and leader of integrity, humility, and wisdom. Dr. Manmohan Singh as a person. Simplicity. Dr. Manmohan Singh is characterized by extraordinary humbleness. Despite holding some of the highest position in the country, including Prime Minister of India, he remained grounded and approachable. He is often described as soft-spoken, respectful, treating people with kindness regardless of their social status. Intellectual brilliance. A scholar at heart, Dr. Manmohan Singh academic achievements are remarkable, with degrees from prestigious institutes like Cambridge and Oxford. Once he said, "Our vision is not just of economic growth, but also of a growth which would improve life of common man." His life and career inspire millions of students value education, ethical conduct, and dedication to the great good. Dr. Manmohan Singh's personality continues to leave an incredible remark on India and the world. If many of you have noticed, why Dr. Manmohan Singh always wears a blue turban. So he gave his answer in a speech in 2006. The choice of his color sparked curiosity, but mystery revealed by Dr. Manmohan Singh himself in a speech that the light blue turban was tribute to his University of Cambridge. He explained that light blue color was one of his favorite colors and served as a constant reminder of his time at Cambridge. Thank you so much. Good morning all. I am Vyakhya and I will be presenting Kanika's paper. Manmohan Singh, the 13th Prime Minister of India, is widely regarded as one of the most influential leaders in India's recent history. Here are some key aspects of his contribution to the nation: economic reforms, liberalization. As the finance minister, he played a crucial role in India's economic liberalization. He introduced policies that opened up India's economy to global trade and investment, famously known as the LPG reforms. Growth and development. Under his leadership, India experienced a rapid economic growth with GDP growth rates averaging around 8% per annum. Social and educational initiatives. Right to education. His government introduced the Right to Education Act, making education compulsory and free for children between 6 and 14 years of age. In healthcare, he launched the National Rural Health Mission, aiming to improve healthcare services in rural areas. In foreign policy and diplomacy, he played a key role in negotiating the Indo-US nuclear deal, which helped establish India as a major player in global nuclear politics. Regional cooperation, he strengthened India's relationships with neighboring countries, promoting regional cooperation and stability. These were just some of the contributions that he made as the PM of a nation. But what was his personality like? What kind of a person was he? Well, as far as I can define him, as far as Kanika can define him, he was widely respected for his integrity, honesty, and commitment to public service. Despite his many achievements, he remained humble and unassuming and never felt the need to advertise his own contributions, which make him the most down-to-earth Prime Minister India ever saw. Overall, Manmohan Singh Ji's greatness lies in his vision, leadership, and commitment to India's development. His legacy continues to shape India's economic, social, and foreign policy landscape. Thank you. One thing I would like to add is, coming from a media background, Manmohan
सिंह जी was very open with the media. उनके 14 से जितने उनके कार्यकाल रहा 9 से 14, तो वो रेगुलर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते थे, जिसमें जो जर्नलिस्ट थे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते थे और वो उसका जवाब देते थे. तो ये इट इज इन वेरी कंट्रास्ट विद व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि मोदी जी ने 14 से अभी तक कोई भी ऐसे ओपन कॉन्फ्रेंस नहीं की है. एंड मनमोहन सिंह जी वाज वेरी ओपन टू डिसेंट. तो वो जैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उस पर ज्यादा ऑफेंस नहीं लेते थे. जैसे भी एक वाकया पड़ी थी कि जेएनयू जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो वो जेएनयू में गए तो वहां पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उनके अगेंस्ट, उनको काले झंडे दिखाए. तो जब वो गए तो उन्होंने वहां के वीसी से बोला कि इनको ज्यादा पनिश मत कीजिएगा, कि इनका ये राइट है, राइट टू डिसेंट. तो ही वाज वेरी डिफरेंट इन दिस वे. थैंक यू. इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं. अब मैं सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा. डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए बहुत सारे लोग कम ज्यादा कुछ न कुछ तो हासिल करते ही हैं, कोई मंत्री बन के, कोई प्रधानमंत्री बन के, कोई मुख्यमंत्री बन के, लेकिन याद सब नहीं की है. दिवंगत तो बहुत सारे लोग हुए, प्रधानमंत्री होकर भी दिवंगत हुए हैं, मुख्यमंत्री होकर भी, वित्त मंत्री होकर भी, और भी कुछ भी होकर, बट सब याद नहीं किए जाते इस तरह. इसलिए कहते हैं कि अगर आप में ललक अच्छी है और बदलने की चाहत ईमानदारी से भरी है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का वो ही कमेंट, इतिहास मुझे उदार दृष्टि से देखेगा. आज कल आगे शायद 1-2 दिन और, या बीता हुआ 27-26 जब से ये इनकी मृत्यु हुई है, आप टीवी चैनल को उठा के देखिए, रिमोट कहीं भी लगाइए, कोई भी अखबार पढ़िए, इतनी गौरव गाथा की कहानी ये एंकर्स जो प्रोपोगंडा में कहीं और थे, आज मनमोहन सिंह को लेकर के पूरे 10-10 घंटे न्यूज चला रहे हैं. इनकी प्राइम टाइम में हर जगह मनमोहन सिंह साहब है. देखो, आप आंख बंद करके अंधेरा होने की बात तो कह सकते हो, लेकिन हकीकत में उजाले को अंधेरे में कैसे बदलोगे? शुतुरमुर्ग रेत में मुंह डाल करके ये अंदर से एक परसेप्शन डेवलप कर सकता है कि खतरा टल गया है, लेकिन कितनी देर तक के लिए? तो मनमोहन सिंह साहब का वो कमेंट की इतिहास उन्हें उदार दृष्टि से देखेगा. आज कोई भी हो, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात करें, कोई भी XYZ पक्ष विपक्ष, मीडिया के लोग जो कि बहुत बदनाम श्रेणी हो गई है आजकल की टाइम में, तो सभी भी उनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनकी बात नहीं करेंगे, जो बदलाव का हथियार उनके पास आया, जिनकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी है, अगर आज उनकी बात नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मवाद क्रिएट हो जाएगा अंदर. ये बहुत बड़ा कैंसर पैदा करेगा सोसाइटी के लिए. ये खुद पे वो भरोसा नहीं कर पाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. बताने के लिए बहुत कुछ है, यात्रा छोटी नहीं है, और जब देश की बात हो तो आप कितना झुठलाएंगे. 24 जुलाई 1991 को कैसे भुला सकते हैं, जिसपे न जाने कितने लोगों ने निबंध लिख के और कितने लोगों ने जीएस में लिख के कलेक्टर बन गए. बराक ओबामा के उस कमेंट को कैसे झुठला सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ये मनमोहन सिंह साहब को बोला कि आपने देश का ही नहीं विश्व का नेतृत्व किया अपने उस उदारीकरण से. ओबामा तो 8 में आए थे, मनमोहन सिंह साहब तो 91 में थे. वो नहीं पढ़ा क्या साहित्य? पढ़ा. राइट टू इंफॉर्मेशन. आपको लगता है कि कितना जोखिम का काम है कि मैं अपने किचन में कह रहा हूं कि तुम मेरा चावल पक रहा है, राजमा पक रहा है, क्या पक रहा है, झांको.
ई गवर्नेंस मूवमेंट 2006 जो लोग नहीं याद करते, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, न्यूक्लियर डील जिस पर अपनी सरकारी दांव पे लगा दिए, लेफ्ट के लोग चले गए, अपने ही गिराते हैं नसीब मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया। सरकार को थामने वाले आ गए थे, लेकिन जो 2004 से लेफ्ट उनको सहारा दिया तो हट गया। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या राय बनाया? जब पोखरण 2 हमने किया अटल जी के टाइम में, तो पूरी दुनिया हमको काट दिया, हम टापू में चले गए। यही जॉर्ज डब्ल्यू बुश हमसे सीधे मुंह नहीं बात किया। ऑस्ट्रेलिया इसी से इन्फ्लुएंस था, हमको घास नहीं डाला, न्यूक्लियर हमको वो यूरेनियम नहीं दिया। मनमोहन सिंह साहब 2004 से पीछे पड़े रहे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 8 साल का कार्यकाल था, वाजपेयी के टाइम में भी थे और मनमोहन सिंह के टाइम में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो पीठ मनमोहन सिंह की थपथपाई हुई। न्यूक्लियर डील को बहुत एडवेंचरस माना उसने। ऐसा कहां होता है कि मैं अपना घर फूंक के तमाशा देखूं? मेरी सरकार गिरने वाली है और मैं डील पर अड़ा हूं। ये वही प्राइम मिनिस्टर, वही वित्त मंत्री प्राइम मिनिस्टर है जब बजट भाषण को पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि जो बजट भाषण 24 जुलाई एक कैनबी को रिफॉर्म आए, उसी दिन तो सब हुआ, क्योंकि इलेक्शन ईयर था ना वो, तो बजट देर में पेश होता है। और आपको याद होगा कि 20 मई की रात वो चुनाव ही तो चल रहे थे जब पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी 91 में। तो नरसिम्हा राव ने क्या कहा कि बजट भाषण हमको पढ़ा दो, क्योंकि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, नेता नहीं थे। और नरसिम्हा राव का सर फिर गया। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, बोले यही चलेगा। थोड़ा उनकी बात को, चूंकि जैसे कि लिबरल थे, थोड़ा बात को ध्यान में रखते हुए उस भाषण को पढ़ा। जैसा कि भी सौरभ भी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये चल गया तो हम दोनों का नाम होगा, गौरव गाथा होगी, और विफल हुआ तो तुम सरकार से जाओगे। जिस आदमी को जब कहा गया कि यू आर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक किताब आई जिसमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कोई आदमी अगर थोड़ा वैसा हो तो बुरा मान जाएगा। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट ओनली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आई एम एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर। मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं। अधूरा है ये। वो तो यूजीसी के कार्यालय में बैठे थे जब उनको अलेक्जेंडर ने कहा कहां हो, बोले हम तो ऑफिस में बैठे हैं। बोले यार तुम क्या आदमी, रात को फोन किया कि तुमको सवेरे वित्त मंत्री का, जाओ जल्दी से कपड़ा बदल के आओ, यहां शपथ लेना है। रात को फोन किया, उन्होंने कहा छोड़ो यार, कोई ऐसा फोन कर दिया। मैं इन बातों से कहना चाह रहा हूं कि जो चीजें घटित होती है ना, उसको आप घट से कितना निकलेंगे, कितना पचाएंगे। आज सारे लोग व्याकुल हैं कि मनमोहन सिंह साहब के बारे में हम क्या बोल दें। ये अकुलाहट बकुलाहट क्यों है? क्योंकि वो शख्स नहीं है, वो शख्सियत है।